नमस्कार साथियों। एआर एकेडमी और विनर्स विंग के संयुक्त प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस के चर्चा परिचर्चा के इस क्रम में हमारी आज तीसरी क्लास है। इससे पहले की कक्षाओं में हमने भारतीय संविधान के संबंध में चर्चाएं की थी। जैसा कि आरएस मेंस के सिलेबस के बिंदुवार अपन चर्चा कर रहे हैं, तो उसके भीतर सबसे पहले हमने संविधान निर्माण की बात की, जिसके अंदर संविधान सभा, वहाँ के विभिन्न अधिवेशन, उद्देश्य प्रस्ताव सहित संविधान निर्माण तक की तमाम चर्चाएं की। दूसरी क्लास के अंदर अपन ने संविधान की विभिन्न विशेषताओं को देखा और बड़ी गहनता के साथ उन विशेषताओं का विश्लेषण किया, उनका अध्ययन किया। अब इसी क्रम में हम जो मेंस के सिलेबस का चौथा पॉइंट है, यानी कि पहले ही पॉइंट का चौथा बिंदु, मूल ढांचे के संदर्भ में आज उसका अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मूल ढांचा, जिससे जो कि विशेषतः न्यायपालिका से संबंधित है और लगभग पॉलिटिकल साइंस के अपन पेपर में बात करें तो कहीं न कहीं या तो सीधा सीधा इसका सवाल हमें देखने को मिलता है, या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर भी हम इस मूल ढांचे की शब्दावली का या इससे जुड़े विभिन्न केसेज का जिक्र मेंस के अंदर उत्तर लेखन में कर सकते हैं। साथ ही साथ आरपीएससी की विभिन्न एग्जाम्स, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल लेक्चरर का हो, आज के टॉपिक से जरूर और जरूर सवाल बनता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न केसेज वो भी मूल ढांचे से संबंधित है। और केशवानंद भारती, जो अब तक का सबसे सर्वाधिक प्रमुख, यदि किसी सुप्रीम कोर्ट के केस की बात करें तो वो केशवानंद भारती केस है, उसकी अपन और उसके परिप्रेक्ष्य में मूल ढांचे की इस क्लास के अंदर चर्चा करते हैं। मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, दरअसल अपन देखें तो संविधान निर्माण और संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका है, तो उसके बाद भाग 3 और भाग 4 के अंदर कुछ टकराव देखने को मिलते हैं। भाग 3, आप जानते हैं कि भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों की चर्चा है और उसके बनाम भाग 4 जिसके अंदर डीपीएसपी की चर्चा है। इन मुद्दों को लेकर कुछ आपस में टकराव से महसूस होने लगते हैं और संविधान लागू होने के ठीक 1 साल बाद ही संविधान के अंदर पहला संशोधन करना पड़ता है। तो अपन देखते हैं कि पहले बेसिक स्ट्रक्चर की आवश्यकता क्यों पड़ी है, या फिर ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे थे जिनके कारण सरकार, यानी कि अपन कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थितियां पैदा हुई, जिनसे ये मूल ढांचे की अवधारणा पनपी। तो सबसे पहला उसमें बिंदु ये है कि भाग 3 और भाग 4 के बीच, क्योंकि भाग 3 के अंदर अपन जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स है, जबकि भाग 4 के अंदर डीपीएसपी है। प्यारे साथियों, ये बहुत ही समझने लायक टॉपिक है, इसलिए इस क्लास को बड़ा ध्यान से सुने और इसमें फैक्ट की बजाय अवधारणात्मक चीजें काफी ज्यादा है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस क्लास को खत्म होने तक आप मूल ढांचों को लेकर जितनी भी भ्रांतियां हैं आज उनको कवर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ तथ्यों के बजाय, तथ्यों के साथ साथ इसमें अवधारणात्मक समझ है, विधि को लेके काफी अपने को गहरी समझ होगी। यदि आप इस क्लास को ध्यान से सुनते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए एक संविधान निर्माण के बाद जो संवैधानिक विकास के क्रम में जो तमाम चीजें हुई है उनकी आपके अंदर समझ विकसित होगी। इसलिए इसको बड़ी तल्लीनता के साथ सुने, अपने हाथ में पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं। जो चीजें लगती है कि ये कुछ नए बिंदु है, कुछ नए पॉइंट्स है या समझ को विकसित करने वाले उदाहरण है, उनको आप नोट करें। तो भी बड़ी ध्यान से इन चीजों को सुने। हम क्रोनोलॉजिकल शुरुआत, जब से संविधान लागू हुआ है उसके बाद क्या स्थितियां रही है, फिर किन चीजों में टकराव हुआ है, क्या मुद्दे रहे, वहां से लेते हुए क्रोनोलॉजिकल हम शंकरी प्रसाद केस से सज्जन सिंह, गोलखनाथ होते हुए केशवानंद भारती केस तक और उसके बाद भी मिनर्वा मिल्स तक की चर्चा करेंगे। तो इस क्रोनोलॉजी के क्रम में एक कहानी के रूप में मैं आपको समझाने का पुरजोर प्रयास करूंगा
आप ध्यान से सुने रहिए। टॉपिक जरूर थोड़ा जटिल है, लेकिन अपन इसको बहुत अच्छे तरीके से और एक कहानी के रूप में आसान बनाने की कोशिश करेंगे, और जरूर मैं आपको समझाने सफल प्रयास करने की कोशिश करता हूं। तो फिर जब संविधान लागू हो गया और फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं कि वो राज्य के ऊपर एक तरीके से प्रतिबंध से लगाते हैं कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा, यानी कि इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है, इनके अंदर नेगेटिविटी के भाव है। नेगेटिविटी के भाव इसलिए क्योंकि राज्य कुछ इस तरीके के प्रावधान लोगों के लिए ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा वाली चीजें इसके अंदर है, जबकि भाग 4 के अंदर इनकी प्रवृत्ति पॉजिटिव है, यानी कि राज्य को अपनी तरफ से इंसेंटिव लेते हुए लोगों के लिए कुछ कल्याण के कार्य करने होंगे। तो इसमें करने का भाव है और इसमें न करने का भाव है। ये जो मूल अधिकार है ये भारत के लोगों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए है, जबकि राज्य के विरोध में है। और अपन डीपीएसपी की बात करें तो ये राज्य के लिए, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। तो इनके अंदर टकराव की स्थितियां कैसे उत्पन्न होती है? तो अपन देखें तो जब डीपीएसपी की पूर्ति के लिए संसद कोई विधि बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो कई बार वो कानून इन व्यक्तियों के या नागरिकों के मूल अधिकारों में उल्लंघन करने को उतारू हो जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या किया जाए? तब विवाद की स्थिति पनपने लगती है। और विवाद किनके बीच होता है? क्योंकि मूल अधिकारों को संरक्षण करने की जिम्मेदारी हमारे देश के अंदर न्याय के सर्वोच्च स्तंभ न्यायपालिका की है। तो ये मुद्दा फिर न्यायपालिका बनाम संसद का बन जाता है, यानी कि जो विधि निर्माण या संसद का ही अंग कार्यपालिका है, जैसा कि हमारे देश के अंदर शक्ति का विलयन की अपन जानते हैं अवधारणा अपनाई गई है संसदीय व्यवस्था के तहत। तो कार्यपालिका, इनके बीच तकरार की स्थितियों के कारण ये अपने को चीज देखने को मिलती है। और फिर अपन आगे देखे चले तो तीसरा जो इसमें विवाद के मुख्य बिंदु है और जो विवाद की जड़ है वो संविधान के अंदर 2 आर्टिकल्स को लेके है। और उन आर्टिकल्स को अपन समझ लें तो मूल ढांचे की ये पूरी कहानी अपने को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। और वो 2 आर्टिकल है। पहला बिंदु ये हो गया, यदि मूल ढांचे की जो अवधारणा विकसित हुई है उसके क्रम में अपन आधार को देखें तो ये 3 आधार के बिंदु है जिसके आधार पे अपने को मूल ढांचे की आगे आवश्यकता होगी और सुप्रीम कोर्ट मूल ढांचे का विकास करेगा। तो आर्टिकल 13 बनाम आर्टिकल 368 संविधान संशोधन। तो इन 3 विषयों को लेके परस्पर दोनों के अंदर, क्योंकि सरकार जैसा कि लोकतांत्रिक और जन कल्याणकारी सरकारें हैं, पहले केवल विनियामक की यानी कि रेगुलेशन को चलाने के लिए रेगुलेटरी बॉडीज के रूप में सरकार काम किया करती थी। केवल कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए सरकारें काम करती थी। लेकिन जब से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विकसित हुई है उसके बाद राज्य विभिन्न जन कल्याण के कार्य करता है और उन जन कल्याण के कार्यों का हमारे संविधानवेताओं ने डीपीएसपी के अंदर राज्य के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में उल्लेख किया है। तो संविधान निर्माण के बाद जैसे जैसे डीपीएसपी की परिपूर्ति के लिए कार्यपालिका ने और संसद के अंदर कानून बनाने जाने लगे तो उससे लोगों के मूल अधिकारों के अंदर खलल उत्पन्न हुआ। जैसे अपन अब इसके क्रम में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से समझते हैं कि कौन से कैसे कैसे जाए। जो न्यायपालिका के द्वारा फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए है और उसके वर्सेज संसद ने क्या ऐसी कानून बनाए या फिर कार्यपालिका ने ऐसे क्या इंसेंटिव लिए जो आपस में एक दूसरे के टकराव के विषय रहे। तो अपन अब क्रोनोलॉजिकल चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखें तो संविधान के लागू होने के ठीक 1 साल बाद ही पहले संविधान संशोधन के तहत, क्योंकि उस समय की स्थितियां परिस्थितियां ऐसी थी कि भारत के अंदर जिस स्वरूप में आज अपन देखते हैं कि भूमि सुधार के जो कानून लागू होने के बाद
आज किसानों के पास जमींदारी का हक उनका स्वयं का है, लेकिन पहले ये स्थितियां इस तरीके से नहीं थी। जमींदारों और साहूकारों का राज था, जमीनें, तमाम जमीनें उनके नाम ही हुआ करती थी। तो एक तरीके से जो आर्टिकल 38 के अंदर देखें तो वो संसाधनों का केंद्रीकरण होने से बचाने के लिए, उन संसाधनों को विभिन्न लोगों के बीच विकेंद्रीकृत करने के लिए, उनका वितरण करने के लिए, उनके असमान वितरण को दूर करके सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए, सामाजिक न्याय से तात्पर्य कि पिछड़े और जो वंचित वर्ग है उनको भी न्याय मिल सके, इस अनुरूप कुछ विधियां बनाए जाने की आवश्यकता थी, ताकि लोगों को अपने जमीन का हक मिल सके और जमींदारी उन्मूलन के कार्य किए जा सके। तो इस जो आज का विषय है, अपन देखें केवल पॉलिटिकल साइंस का ही नहीं, बल्कि ये भूमि सुधार से भी संबंधित है। उसके साथ साथ यदि अपन देखें तो विधि के पक्ष से भी काफी जुड़ा हुआ विषय है। और भूमि सुधार के ये विषय अपन निबंध के अंदर भी इसको कोट कर सकते हैं इन चीजों को। तो ये पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ भू सुधार अधिनियम के तौर पे या भूमि सुधार के जो विभिन्न चरण रहे हैं उनके रूप में भी इसको आप जोड़ के देख सकते हो। तो उस समय उन स्थितियों से निपटने के लिए जवाहरलाल नेहरू सरकार ने संविधान के अंदर पहला संशोधन किया, और पहले संशोधन के तहत उन्होंने जो अपन मूल अधिकारों की बात करते हैं तो उसके अंदर संपत्ति का अधिकार था, क्योंकि विभिन्न संपत्तियां केंद्रीकृत हो चुकी थी कई जमींदारों के पास, और राज्य सरकारें या फिर केंद्र की सरकारें वो उन भूमाफियों से या फिर जो जमींदार थे उन जमींदारों से, उन साहूकारों से जमीनों के जो असमान उनके पास केंद्रित हो चुकी थी उनका पुनः बंटवारा कर वहां के कृषकों के अंदर उसे बांटने के लिए भूमि सुधार की आवश्यकता थी। तो इस क्रम में उन्होंने पहले संविधान संशोधन की आवश्यकता महसूस की, और पहले संविधान संशोधन के अंदर अपन देखते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1951 के अंदर ही, एक साल के भीतर ही हो चुका था। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अपन बड़ी बात देखें तो उस समय तक आप देखेंगे कि राज्यसभा का निर्माण नहीं हुआ था। ये एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसका राज्यसभा से कोई वोटिंग नहीं हुई। वोटिंग हो कैसे जब राज्यसभा का निर्माण ही नहीं हुआ है। और अपन जानते हैं कि 1952 के अंदर पहले चुनाव हुए हैं, तो उससे पहले जो हमारी संविधान सभा थी वो ही पहले चुनाव तक संसद के रूप में कार्य कर रही थी। तो उसी अंतरकालीन संसद ने, उसी संविधान सभा ने पहले संविधान संशोधन को अंतिम रूप दिया था। तो पहले संविधान संशोधन के अंदर क्या प्रावधान थे बड़े, इसके अंदर पहली चीज ये की गई कि जो आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार को लेके हैं, जो कि मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार के इस आर्टिकल 31 के अंदर 31A और 31B को जोड़ दिया गया। 31A के अंदर ये लिख दिया गया कि भूमि सुधार के लिए, भूमि सुधार के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट में यानी कि लोक हित में भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है और संपत्ति के अधिकार से वंचित भी किया जा सकता है। ये एक बड़ा सवाल उठ गया कि मूल अधिकारों से लोगों को, नागरिकों को वंचित करने के लिए ये पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में आया। फिर इस बात को और स्पष्ट करने के लिए कि कहीं न्यायपालिका के अंदर ये चीजें जाए और फिर दुविधा की स्थितियां उत्पन्न ना हो, इस हेतु 31B के अंदर 9वीं अनुसूची का प्रावधान कर दिया गया। अपन नवीं अनुसूची, आपने देखा कि मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी और 9वीं अनुसूची जो कि पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान जोड़ दी गई, उसके अंदर यह प्रावधान कर दिया गया कि जो भी अधिनियम 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दिए जाएंगे उनके ऊपर न्यायपालिका पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा नहीं कर पाएगी और उनको न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण प्राप्त होगा। तो ये कुछ प्रावधान इसके अंदर जोड़ दिए गए। इन चीजों को देखते हुए विभिन्न भू संपत्तिधारी बड़ा परेशान हुए। उनकी संपत्तियों को राज्य की सरकारें, चूंकि भूमि का जो विषय है वो राज्य सरकारों के अधीन है, राज्य सूची का विषय है, तो उन्होंने फिर बड़े बड़े जमींदारों से और उनसे भूमियां लेके छोटे छोटे किसानों में वितरित करना शुरू कर दी।
और उस संबंध में जो तमाम विधानमंडल के अधिनियम थे उनको वो नई अनुसूची में डाल देते, जिससे न तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर न्यायिक समीक्षा कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि आखिर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो क्यों ना हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करें, हाई कोर्ट का रुख करें और हमारे मौलिक अधिकारों की, हमारे संपत्ति के अधिकार की अभिरक्षा की जा सके। इसलिए वो सबसे पहला केस शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, (1951) इस केस को लेके वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होते हैं कि सरकारें नवीं अनुसूची और 31(1) इस प्रावधान के द्वारा हमारे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रही है और हमारी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हमारी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का यह दायित्व है कि वो, जैसा कि आर्टिकल 32 के अंदर अपन देखते हैं कि किसी के भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। तो शंकरी प्रसाद केस के अंदर शंकरी प्रसाद जी और विभिन्न, चूंकि उस समय भू संपत्तिधारी तमाम चाहते थे कि उनके पक्ष में कोई निर्णय हो, तो जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उस समय की आप स्थितियां परिस्थितियां देखिए कि सुप्रीम कोर्ट भी आगे क्या निर्णय करता है। ये पहला केस आज का अपना। तो इसके अंदर फिर अपन देखते हैं कि मूल प्रश्न क्या है। ये जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के पास, तो आर्टिकल 13(2) और आर्टिकल 368, अब अपन इनमें किस तरीके से टकराव है इसको एक बेहतर ढंग से आप सुनिएगा, क्योंकि यदि इसको अपन समझ लेते हैं तो अपना टॉपिक आज का आधे से ज्यादा कंप्लीट हो जाता है। जो मूल क्रक्स बिंदु है वो इसी के अंदर छुपा हुआ है। आर्टिकल 13(2) और फिर 13(3) इनकी अपन चर्चा करें तो 13(2) के अंदर लिखा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो, और यदि मूल अधिकारों से असंगत होती है विधि, ऐसी विधि का राज्य निर्माण करता है जो मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह असंगति की सीमा तक शून्य करार दी जाएगी। यानी कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। फिर ये कैसे कर दिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? इसी आर्टिकल 13(2) के तहत शंकरी प्रसाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। फिर आर्टिकल 368 में लिखा है संशोधनों का कि संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि संविधान के अंदर संशोधन जब किया जा सकता है तो मूल अधिकारों में क्यों नहीं किया जा सकता? और 13(2) के अंदर कह दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो जब भारत सरकार की ओर से विभिन्न वकील पेश होते हैं जो सरकारी मुकदमे के तौर पर इसको लड़ते हैं, वो इस चीज को और स्पष्टता देते हैं कि आर्टिकल 13(3) के अंदर जो विधि अपन ने 13(2) में बात की कि कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, तो विधि से तात्पर्य क्या है? तो विधि की परिभाषा आर्टिकल 13(3) के अंदर दी गई, और विधि की परिभाषा के अंदर यह चीज लिखी गई है कि कोई भी अध्यादेश, आदेश, विनियम, नियम या रूढ़ि, यहां तक कि रूढ़ि को भी विधि की परिभाषा के अंदर माना जा रहा है, और प्रथा, रूढ़ि व प्रथा, इन चीजों को विधि के रूप में माना गया इसके अंदर एक्ट को भी। तो यहां विधि से तात्पर्य अध्यादेश, आदेश, विनियम, नियम या रूढ़ि या प्रथा है। तो उन वकीलों का ये अपना एक स्पष्ट मत था कि इसके अंदर कहीं भी संविधान संशोधन अधिनियम की बात नहीं की गई है, यानी कि विधि के अंदर संविधान संशोधन अधिनियम नहीं आता। इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझिए।
कि जो आर्टिकल 368 के दौरान संविधान संशोधन किया जाएगा वो विधि के अंदर है ही नहीं, और जब वो विधि के अंदर नहीं है तो फिर भले ही मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, क्योंकि 13(2) में तो यही कहा गया है कि ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, जबकि संविधान संशोधन तो विधि है ही नहीं। हालांकि अपन देखें तो सार तो चीजें घूम फिर के यही आती है कि सब विधि तो है, लेकिन जब वकील या न्यायपालिका के अंदर इस तरीके के विवादित मुद्दे होते हैं तो वो शब्दों के ऊपर बड़ा खेलते हैं। संविधान की भाषा में विधि के विशेषज्ञ, विधिवेता, इसलिए तो अपना संविधान इतना बड़ा हुआ है, क्योंकि चीजों को इतना स्पष्ट करना पड़ा ताकि उनके ऊपर कोई वापस द्वंद्व ना हो, दुविधा ना हो। तो यहां दुविधा खड़ी हो गई। अब हो सकता है ये संयोग की स्थितियां हो या संविधानवेताओं के दिमाग में ऐसी चीज नहीं आई हो कि आने वाले समय में ऐसी भी स्थितियां पैदा हो सकती है कि संविधान संशोधन विधि है या नहीं है, ऐसे प्रश्न खड़े हो। यदि उनके दिमाग में उस समय हुआ होता तो शायद वो इसमें ऐड कर देते, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं। तो इन्हें, इन वकीलों को एक इसके अंदर जो कहते हैं कि बिटवीन द लाइंस, उन्होंने इस चीज को पकड़ लिया और संविधान संशोधन को विधि के रूप में नहीं माना गया। यानी कि अपन इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए गोले के रूप में देखते हैं। ये हो गया आर्टिकल 13 और ये आर्टिकल 368। ये दोनों अलग अलग विषय है, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। यानी कि ये है विधि और ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये दोनों अलग है। अपन विधि के द्वारा संविधान के अंदर जो मूल अधिकार है उनका उल्लंघन नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिकल 368 इससे अलग है। यदि स्थिति ये होती कि विधि के अंदर ही आर्टिकल 368 होता तो फिर अपन संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। लेकिन स्थिति जैसा कि ये है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या जजमेंट आता है, अपन उसकी तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय इस स्पष्टीकरण को सही मानते हुए निर्णय दिया कि जो संविधान संशोधन है वो विधि के दायरे से परे है, यानी कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 का परस्पर कोई संबंध नहीं है और संसद मूल अधिकारों के अंदर संशोधन कर सकती है। अब देखें, इस तरीके का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अपन उस समय की स्थितियों परिस्थितियों को देखें तो ऐसी क्या स्थितियां रही होगी। ये कोई भी सुप्रीम कोर्ट के चाहे निर्णय हो, चाहे संसद के नियम, अधिनियम, तमाम चीजें जो बनती रहती वो उस समय के सापेक्ष होती है, समय से निरपेक्ष नहीं। तो उस समय की शासन व्यवस्थाएं को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अभी जुम्मा नया नया देश आजाद हुआ है और अभी से हम इन विधि के प्रश्नों के अंदर उलझ गए तो फिर सामाजिक सुधार के कार्य कैसे होंगे, तो फिर भूमि सुधार कैसे होंगे, और जिस उद्देश्य के साथ देश ने आजादी प्राप्त की उन वंचित और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए हमने जो सोच रखा था वो कैसे हो पाएगा जब हम इन जमींदारों के लिए, इन साहूकारों के लिए अपन कानून बनाते रहेंगे। तो इन्होंने भी उस चीज को ध्यान रखते हुए सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए और न्यायपालिका वर्सेज कार्यपालिका के विवाद से बचने के लिए इस तरीके का निर्णय दिया कि विधि और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अलग अलग है और डीपीएसपी की पूर्ति के लिए या फिर कहें भूमि सुधारों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए संसद मूल अधिकारों के अंदर भी संशोधन कर सकती है, उन्हें सीमित कर सकती है। चूंकि उस समय अपन देखें जवाहरलाल नेहरू, उनकी सरकार केंद्र के अंदर और विभिन्न राज्यों के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और उससे पूर्व हम देखते हैं कि 1885 से स्थापना से लेके महात्मा गांधी युग से होते हुए जब तक उन्होंने आजादी दिलवाई तो देश भर में उनकी लोकप्रियता थी। तो विभिन्न राज्यों के अंदर भी कांग्रेस की सरकारें थी और चहुं और कांग्रेस के वर्चस्व का दौर था। तो न्यायपालिका ये भी नहीं चाहती थी कि नेहरू के प्रभुत्व वाली इस कांग्रेस को अपन उनसे टकराव की स्थिति में रहे, बल्कि दोनों मिलके क्यों न देश की उन्नति के लिए समाज सुधार के कार्य किए जाएं। तो उस क्रम में ये शंकरी प्रसाद का पहला फैसला अपने समक्ष आया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मुद्दे को अच्छे से समझ पाए होंगे और आगे स्पष्ट करते जाएंगे। और इसको समझने के लिए आप इस तरीके की मैपिंग से ध्यान में रखें। ये बिंदु आपके दिमाग के अंदर, आपके पटल के अंदर छाए रहेंगे, जो एग्जाम हॉल तक आप नहीं भूलेंगे। बाकी विभिन्न शब्दावलियों को, विभिन्न जटिलताओं को आप भूल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अभी यदि आप सेट करते हैं तो चीजें
भूलेंगे नहीं। अब अपन इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आगे चलते हैं कि आगे की स्थितियां क्या बनती है। आज की क्लास में मुझे भी बड़ा ही यूं पढ़ने का आनंद आ रहा है, क्योंकि टॉपिक ही इतना शानदार है और तथ्यों की बजाय थोड़े मुझे तथ्य कम याद होते हैं। पिछली क्लास में आपने देखा होगा थोड़ा तथ्यों को लेके मैं उलझन की स्थिति में था। हालांकि मेरी पूरी कोशिश तो क्या, मैं करके ही आऊँगा, तथ्यों को भी करना ही होता है। जब एक टीचर के नाते मैंने पढ़ाना शुरू किया है तो तथ्य भी, क्योंकि एग्जाम के अंदर आखिरकार तो तथ्यों से ही वेटेज बढ़ता है आंसर का, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर तो तथ्य ही पूछे जाते हैं, या फिर मेंस के अंदर अपन देखें तो 2 नंबर में भी तथ्य ही पूछे जाते हैं। तो तथ्यों को भी मैं अच्छे तरीके से आपके सामने लाऊंगा और अवधारणात्मक समझ के जो विषय होंगे उन पर अपन शानदार सी चर्चा करेंगे, जो आपको समझ को विकसित किया जा सके, बहुत बेहतर बनाया जा सके। फिर अपन आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे एक बेला बनर्जीवाद आता है। बेला बनर्जीवाद पश्चिम बंगाल का ये वाद है। तो इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के ही निर्णय को वापस यथास्थिर रखा। यथास्थिर रखा यानी कि पहले क्या कहा कि मूल अधिकारों के अंदर कटौती कर सकती है। फिर सज्जन सिंह, ये कुछ बड़े बड़े केसेज हैं जिसमें न्यायपालिका और संसद के बीच आपसी टकराव की स्थिति देखने को मिलती है, और न्यायपालिका के क्या निर्णय हैं उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो सज्जन सिंह वाद 1965, इसके अंदर भी शंकरी प्रसाद वाले उसी फैसले को यथास्थिर रखा गया। फैसला क्या था? यही कि संविधान संशोधन किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों की कटौती भी संसद कर सकती है। फिर इसके बाद देखें, ये केस थोड़ा अभी अलग होने वाला है। गोलकनाथवाद। गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद 1967। इस केस के अंदर क्या हुआ कि जो पहले की स्थितियां चली आ रही थी वो तमाम स्थितियां बदलती है। और गोलकनाथ, ये भी गोलकनाथ नाम से 2 भाई थे, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। उनके पास लगभग 500 एकड़ की जमीन थी, और पंजाब स्टेट ने लैंड सीलिंग एक्ट के तहत लैंड के ऊपर एक कैप लगा दी कि 30 एकड़ से ज्यादा जमीन एक व्यक्ति नहीं रख सकता, उसके नाम नहीं की जा सकती। और इनके पास 500 एकड़ की जमीन है, तो जो एक्स्ट्रा जमीन थी उसको पंजाब सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। तो गोलकनाथ फिर अपने मूल अधिकारों के तहत उन्होंने सोचा, हालांकि स्थितियां पहले इनके अनुरूप थी नहीं, क्योंकि मूल अधिकारों के अंदर कटौती कर सकती थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा अब सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कोई अलग डिसीजन दे दे। स्थितियां परिस्थितियां तो अब बदली है, अब नेहरू जी की सरकारें नहीं रही है, अब कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध उस तरीके से नहीं रहे। तो ये फिर विभिन्न वकीलों को लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं कि पंजाब राज्य ने हमारी जमीनों के अंदर जमीनों संपत्ति लेते हुए हमारे मूल अधिकारों का हनन किया है। और पंजाब ने ये जो तमाम एक्ट बनाए, पंजाब ही नहीं, पंजाब, केरल या फिर विभिन्न स्टेट की विधान मंडलों ने जो संविधान संशोधन अधिनियम और विभिन्न भूमि सुधार अधिनियम थे उनको लागू किया और उनको नवी अनुसूची में डाल दिया, जो कि अपन ने पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान बनाई थी, और उसके ऊपर न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा या पुनरावलोकन भी नहीं कर सकती थी। तो वो तमाम भूमि सुधार कानून बनाए जा रहे थे विधानमंडलों के द्वारा, और बड़े भूधारियों की संपत्तियों को राज्य अपने नियंत्रण में लिए जा रहा था, और उनके ऊपर न्यायपालिका कुछ कर भी नहीं पा रही थी। फिर गोलकनाथ जी ये जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो इस समय 11 जजेज की पीठ, जो कि उस समय तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी, वो इस निर्णय के लिए बैठती है। संवैधानिक पीठ की बात करें तो आर्टिकल 145 के दौरान उसके अंदर ये प्रावधान किए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट अलग अलग वादों को निपटाने के लिए किस तरीके की पीठों का निर्माण करेगी।
और यदि किसी अपने प्रावधान के अंदर यदि विधि का प्रश्न नहीं थे या संविधान के संबंध में कोई प्रश्न नहीं थे तो उस समय संवैधानिक पीठ की स्थापना की जाती है, जिसके अंदर कम से कम 5 सदस्य हुआ करते हैं। और इसमें अपन देखें तो उस समय तक 11 जजों की पीठ कभी बैठी नहीं थी। तो सबसे बड़ी पीठ उस समय 11 सुप्रीम कोर्ट के जज, जिसकी अध्यक्षता उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुब्बा राव कर रहे थे। के सुब्बा राव के नेतृत्व में ये पीठ बैठती है। फिर इन्होंने क्या निर्णय दिया? इन्होंने जो पहले से विभिन्न न्यायों के अंदर अपने सबसे पहले शंकरी प्रसाद देखा, फिर जो विभिन्न बेला बनर्जी का विवाद हो गया या सज्जन सिंह विवाद 1965 हो गया, उनके जजमेंट को बदलते हुए इन्होंने कहा कि संविधान संशोधन अधिनियम भी विधि के अंदर आता है। यानी अब संविधान संशोधन के द्वारा भी संसद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, ऐसे कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों में कटौती करते हो। यानी कि अब ये हो गया आर्टिकल 13 और ये हो गया आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के दौरान किए गए संविधान संशोधन भी आर्टिकल 13 की विधि के अंदर निहित होंगे। तो अब ये जजमेंट आने से चीजें पुराने वाली सब एक तरीके से लगा कि अव्यवस्था सी फैल जाएगी, क्योंकि अब शंकरी प्रसाद से लेकर तमाम पहले के जमींदार वापस आ जाएंगे कि जो राज्य सरकार ने हमसे जमीनें ली वो हमको वापस दे दो। इसलिए इन्होंने इसके साथ साथ ये भी प्रावधान किया कि ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा, पहले से नहीं होगा लागू। जब से ये 1967 में जब दिया गया है जजमेंट, उसके बाद के प्रावधानों पर ये लागू होगा, पहले वालों पे नहीं, ताकि अव्यवस्था ना फैले। ऐसे नहीं कि जो पहले चीजें राज्य ने ले ली है, राज्यों के नियंत्रण में चली गई, ये भू सुधार के विभिन्न अधिनियम बन चुके हैं, उन सबको रद्द करके पूरी एक कानूनन अव्यवस्था बनाने के बजाय इन्होंने ये प्रावधान जोड़ दिया कि आज की तारीख से बाद से ये चीजें होंगी, ना कि इससे भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा। जब के सुब्बा राव जी ने ये निर्णय दिया तो फिर उस समय के जो भी राजा महाराजा, हालांकि राजा महाराजा और जमींदार उनके पास ही तो जमीनों के हक हुआ करते थे, वही तो लैंड होल्डर थे, तो वो सब खुश हुए। और देश के जो ऊपरी 1-2% जनसंख्या बड़ा अमीर तबका है वो खूब खुश हुआ, और गरीब या फिर कहें ऐसे किसान जिनके पास जमीन के अधिकार नहीं थे और गरीब, उनकी सुनने वाला फिर उस समय कोई नहीं था। उस समय अपन देखें तो ये जब निर्णय दिया था तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी को उस समय जो आज अपन इंदिरा गांधी को बड़े यूं दुर्गा के रूप में या एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, उस समय तक वो नई नई बनी थी, उन्हें गूंगी गुड़िया के रूप में देखा जा रहा था। तो न्यायपालिका को लगा कि क्यों नहीं, अभी एक अच्छा मौका है कि अपन कार्यपालिका से थोड़ा कुछ अलग करके देखा था। तो ये ऐसा निर्णय था जो कार्यपालिका या अपन कहें संसद, क्योंकि कार्यपालिका आखिरकार करना वो ही चाह रही है ना, कार्यपालिका ही चाहती है कि कुछ समाज कल्याण के, लोक कल्याण के कार्य किए जाएं, और उसके लिए विधि संसद में लानी पड़ती है। तो उन दोनों को दबाने के हिसाब से ये न्यायपालिका इस बात से उन दोनों पे हावी हो रही है। फिर अपन देखें तो के सुब्बा राव के इस निर्णय से तमाम लोग खुश हुए, और उसी समय 1967 के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव ऊपर होने ही वाला था। के सुब्बा राव जी के पास कांग्रेस के तमाम विरोधी इकट्ठे हुए और उन्हें कहा कि हम आपको राष्ट्रपति चुनाव लड़वाना चाहते हैं। आपने कितना शानदार काम किया है कांग्रेस के विरोध में, क्योंकि कांग्रेस ही तो आखिर संसद में थी, कांग्रेस ही तो कार्यपालिका में उसकी सरकार थी, और ये कांग्रेस के लिए एक तमाचा था उस समय की सरकार के लिए कि वो मूल अधिकारों में कटौती के विभिन्न प्रावधान अब नहीं कर सकती थी। तो वो तमाम विपक्षी पार्टियां के सुब्बा राव के पास पहुंचती है कि अब आप राष्ट्रपति के चुनाव में लड़िए, हमारी तरफ से आप राष्ट्रपति के प्रतिनिधि। के सुब्बा राव जी भी देख रहे हैं कि वाह अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तो मैं रह ही लिया, अब क्यों ना राष्ट्रपति बनने का मौका जब मिला है तो बन लिया जाए। और इन्होंने
सीजीआई के पद से इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। हालांकि कांग्रेस का विभिन्न राज्यों के अंदर और सेंटर के अंदर बहुमत तो था ही, तभी तो उनकी सरकार थी, तो जीत तो वो नहीं पाए और जाकिर हुसैन उस समय राष्ट्रपति बने थे। तो इस तरीके से के सुब्बाराव विपक्षियों के शहंशाह बन गए और राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़े। फिर इस समय इन तमाम परिदृश्यों को इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिन्हें गूंगी गुड़िया के रूप में देखा जा रहा था, वो सब चीजें बड़ी गहनता से देख रही थी, लेकिन इतना बड़ा संख्या बल उनके पास था नहीं कि वो इस गोलकनाथ के फैसले को पलट सके, संसद के अंदर ऐसा कोई अधिनियम लाके। इसलिए उन्होंने उस समय की स्थितियों को समझते हुए वापस ऐसा कोई संसद में ठीक उसी समय नहीं किया, बल्कि एक अच्छे समय के आने की उम्मीद के साथ 1969 के अपन अंदर देखते हैं तो जाकिर हुसैन की हो जाती है, जाकिर हुसैन का निधन हो जाता है 69 के अंदर। और अब गूंगी गुड़िया के रूप में जानी जाने वाली इंदिरा गांधी अपने रुद्र रूप में सबके सामने आने लगती है और कांग्रेस के अंदर विखंडन हो जाता है। कांग्रेस की सिंडिकेट, उस समय के कांग्रेस के बड़े नेता के कामराज, निजलिंगप्पा, ये जो साउथ के नेता थे, या फिर मोरारजी देसाई की बिल्कुल भी इंदिरा गांधी जी से नहीं बना करती थी। तो ये तमाम सिंडिकेट के नेता इंदिरा जी के विरोध में हो गए और राष्ट्रपति चुनाव में जैसे कांग्रेस ने जो प्रत्याशी घोषित किया था नीलम संजीव रेड्डी को, और इंदिरा गांधी ने नीलम संजीव रेड्डी के बजाय वीवी गिरी को अपने प्रत्याशी के तौर पे खड़ा कर दिया। और बड़े अचरज की बात है कि इस दौरान कांग्रेस की ओर से अधिकृत प्रत्याशी इस चुनाव में हार जाते हैं और इंदिरा गांधी जी के प्रतिनिधि जीत जाते हैं। तमाम निर्वाचक मंडल को, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन आता है इसकी भी चर्चा अपन आगे करेंगे। जो एमएलए एमपीज थे उनको अंतरात्मा की आवाज़ से वोट देने की बात गई और नेता लोग अंतरात्मा की आवाज़ यानी कि इंदिरा जी की आवाज़ को समझ रहे थे और उन्होंने उन्हीं के यानी कि इंदिरा जी के ही प्रत्याशी को वोट दिया और वो राष्ट्रपति के रूप में जीत गए। तो अब इंदिरा जी का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा कि जनता अपने साथ है, प्रतिनिधि अपने साथ है। और इस दौरान इन्होंने फिर गरीबी हटाओ जैसा नारा दिया, इन्होंने प्रीव्यू पर्स खत्म करने की बात की, इन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की, जो 69 के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो ये तमाम प्रावधान किए जो सामाजिक न्याय की स्थापना करने में सहायक सिद्ध हुए। गरीबों को और पिछड़ों को ऐसे लगने लगा कि आखिरकार कोई है जो हमारी बात को सुन रहा है, हमारे लिए कोई कार्य कर रहा है। यकीनन हम देखें तो ये कार्य करने इतने आसान नहीं हुआ करते थे जो इंदिरा गांधी ने अपने समय में किए। वाकई विभिन्न राजा महाराजाओं से टकराकर, विभिन्न जमींदारों से, साहूकारों से और बड़े बड़े उद्योगपतियों से, उनसे टक्कर लेते हुए गरीब लोगों के लिए काम करना वाकई उनकी लोकप्रियता के अंदर 4 चांद लगाता है। और लैंड सीलिंग एक्ट वो भी इंदिरा गांधी जी ने बनवाया कि इससे ज़्यादा ज़मीनें कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकता, राज्य फिर उनकी ज़मीनें उनके नियंत्रण में ले लेगा और उन ज़मीनों का फिर से मतलब ऐसे किसान जिनके पास ज़मीन नहीं है उनमें वितरित की जाएगी। तो इस तरीके के जो संसाधनों के वितरण के संबंध में प्रावधान किए गए, उनसे इंदिरा गांधी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती गई भारत के अंदर। तो फिर इंदिरा गांधी को 2-1 साल बाद लगा 1971 के अंदर कि अब एक अच्छा मौका है, चुनाव करवा लिया जाए, क्योंकि सिंडिकेट के नेता उन्हें परेशान कर ही चुके थे और डीएमके के संगठन, डीएमके के जो बाहरी समर्थन से उनकी सरकार चल रही थी, तो वो कोई अच्छे से काम कर नहीं पा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने चाहा कि अभी चुनाव करा लिया जाए और जनता यदि हम पूर्ण जनादेश देती है तो फिर बेहतर ढंग से अपन कार्य कर पाएंगे। इसलिए 1972 में लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था। उस 1972 से पहले ही 1971 के अंदर लोकसभा चुनाव करवा लिए जाते हैं और उसके अंदर इंदिरा गांधी सिंडिकेट के जो नेता थे वो भी इंदिरा गांधी के विरोध में थे। उन्हें जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पूर्ण जनादेश की सरकार बनती है। और अब इंदिरा गांधी का हमें एक दूसरा नया रूप देखने को मिलेगा, जिसे अब आज अपन जानते हैं। अपन घर परिवार या फिर वृद्धजनों के नाम
वो भी, उनके भी यदि दिमाग के अंदर तस्वीर किसी प्रधानमंत्री की है, तो वर्तमान में तो नरेंद्र मोदी जी की, और इससे पूर्व के प्रधानमंत्रियों की बात करें तो इंदिरा गांधी की तस्वीर हर घर के व्यक्ति को, हर घर के वृद्ध को उनके माइंड में छपी हुई है। तो ऐसे कुछ उन्होंने सुधार के कार्य भी किए थे। हालांकि ये एक प्रश्न और ये एक विषय अलग है कि 1975 के दौरान जो आपातकालीन घटनाएं हुई थी वो एक तरीके से हमारे संविधान के ऊपर धब्बे के तौर पे साबित हुई। हालांकि उन स्थितियों के बावजूद हमारा संविधान जिंदा रहा, न केवल जिंदा रहा बल्कि और मजबूत हुआ। ये एक और अच्छी बात साबित हुई। तो अब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में सुब्बाराव जी ने यह फैसला दे दिया है। इसके बाद अपन देखें तो इस फैसले को पलटने के लिए अब इंदिरा जी 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं। और इस अमेंडमेंट के दौरान वो क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि आर्टिकल 13 और 368 के अंदर ही तो लड़ाई है। ऐसा करते हैं कि 13 और 368 दोनों में ऐसे लिख देते हैं कि इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो आर्टिकल 13 4 के अंदर ये चीज लिख दी गई कि 368 के दौरान जो भी संविधान संशोधन किए जाएंगे, वो इस आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आएंगे। और उधर 368 में भी लिख दिया कि संसद मूल अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में कटौती कर सकती है। और ये कटौती वाले प्रावधान 13(4) से परे है, यानी कि इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। फिर से देखे तो वो उन दोनों गोलों को अलग करने वाली बात हो गई 24वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। जब ये निर्णय दिया तो फिर से ये इस संविधान संशोधन की वैधता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को देखा कि संविधान संशोधन विधि के अंदर नहीं है और 368 में कह दिया कि मूलभूत अधिकारों के अंदर कटौती कर सकती है और उस कटौती को न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती, यानी कि न्यायपालिका की शक्तियों के अंदर सेंध लगाई जा रही है। तो अब न्यायपालिका ने देखा कि कब तक इस तरीके से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच ये द्वंद्व चलता रहेगा। उन तमाम स्थितियों परिस्थितियों के और इस टकराव से निपटने के लिए उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सोचा कि इसका कुछ तो एक ऐसा हल निकाला जाना चाहिए जिसमें ये टकराव कुछ हद तक खत्म किया जा सके। क्योंकि कभी संसद भारी पड़ती है तो कभी न्यायपालिका भारी पड़ती है। इस चक्कर में यदि देश की उन्नति प्रभावित होती है तो वो बिल्कुल भी उचित नहीं होगी। तो उस समय के जब ये वाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया तो उन्होंने उस समय विभिन्न देशों के संविधानों को देखा। इससे पहले अपन देखते हैं कि संविधान निर्माण के समय संविधान वेताओं ने और प्रारूप समिति के सदस्यों ने 60 से ज्यादा देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। उसी तरीके से एक समय वो फिर से आया जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कई सारे संविधानों की, वहां की व्यवस्थाओं को, शासन व्यवस्थाओं को और न्यायपालिका को खंगाला और इस जो टकराव की स्थितियां हैं उनको निपटाने का प्रयास किया। उस समय अमेरिका के अंदर जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था अपन ने भी जहां अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए वहां की चीज को लिया। अमेरिका के अंदर जो न्यायिक पुनरावलोकन की स्थिति है वो 1803 के जो मार्बरी बनाम मेडिसन वाद से पनपी। जो मार्बरी बनाम मेडिसन वाद था उसी वाद के अंदर अमेरिका में सबसे पहले कांग्रेस के द्वारा जो अधिनियम बनाए गए थे उनको असंवैधानिक घोषित करार दिया गया था। तो वहां से कुछ चीजें सीखी जो जॉन मार्शल ने 1803 में निर्णय दिए थे। जॉन मार्शल के बारे में एक रोचक बात आपको बताऊं तो बड़ा ताज्जुब होगा कि ये 1801 से लेके 1835 तक अमेरिका के चीफ जस्टिस रहे थे, अमेरिकी उच्च न्यायालय के, यानी कि 34 साल तक लगातार। अपन सोच भी नहीं सकते कि अपने देश के अंदर कोई इतना लंबा सीजीआई रह सकता है क्या। उन स्थितियों से यदि अपन अपने देश की न्यायपालिका की तुलना करें तो बेहतर मालूम होती है कि एक इतने उच्च पद पर लगातार 34 साल तक एक व्यक्ति बैठा है। और अभी आज की स्थितियां देखें तो ज्यादा जजेस बने नहीं है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जज, क्योंकि एक जज मृत्यु पर्यंत वहां रहता है
तो अभी जो वहाँ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स है, वो भी 2005 से बने हुए हैं। अपन देखें तो बराक ओबामा की 2 टर्म्स पूरी कर ली, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए, जो बाइडेन आए, फिर से डोनाल्ड ट्रंप आए, तो 5 बार उन्होंने राष्ट्रपतियों को शपथ दिला दी है, लेकिन अभी भी वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है। खैर, अमेरिका की स्थितियां परिस्थितियां और उनके संवैधानिक प्रावधान अलग है, अपने प्रावधान अलग है। हमारे लिए हमारे प्रावधान बेहद अनुकूल है। अपन वापस इस मुद्दे की ओर लौटते हैं। तो अपन बात कर रहे थे कि जो मार्बरी बनाम मेडिसिनवाद, वहां से भी अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने सीख ली। फिर उस समय पाकिस्तान के अंदर एक जज हुआ करते थे, कॉर्नेलिस, जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, 1960 से 68 के दौरान रहे। तो उन्होंने भी कुछ बुनियादी सिद्धांत विकसित किए थे पाकिस्तान के संविधान के अंदर। वहां से भी अपन ने चीजें कुछ सीखी। हालांकि पाकिस्तान के संदर्भ में अपना सीखने का काम कम ही करते हैं, फिर भी अच्छी चीजें चाहे कहीं से भी मिले अपने को सीख लेनी चाहिए। तो उन्होंने कॉर्नेलिस, जो उस समय के क्रिश्चियन जज थे पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस, वहां से कुछ चीजें सीखी। तो विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हुए एक ऐसी तारीख 1973 के अंदर केशवानंद भारती केस के दौरान आती है, जब हमारे संविधान को बचाने के लिए और हमारे संविधान को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए और उसके अंदर कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंदर होने वाले निरंतर टकराव को रोकने के लिए एक जजमेंट आता है, जो सुप्रीम कोर्ट का अभूतपूर्व जजमेंट था। और उसके बाद भी अभी तक तो ऐसा कोई जजमेंट आया नहीं है। हालांकि कई इंपॉर्टेंट उसके बाद वाद होते रहे, लेकिन जो केशवानंद भारती केस का महत्व भारत की न्यायपालिका के अंदर है, उससे ज्यादा किसी दूसरे केस का महत्व नहीं है। तो अपन अब चर्चा करते हैं केशवानंद भारती केस की। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। ये तारीख भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जजमेंट आता है 24 अप्रैल 1973 को। ये तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है कई परिप्रेक्ष्यों में। एक तो इस दिन केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया है। दूसरे अपन देखें तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 1994 के अंदर हमारे पंचायतों की स्थापना की गई थी और त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की संवैधानिक मान्यता दी गई। तो वो भी 24 अप्रैल 1993 को लागू हुए थे। अपन केशवानंद भारती बनाम भारत संघ इस केस की अब विस्तृत चर्चा करते हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूं। केशवानंद भारती पूरी बनाम केरल राज्य है। केशवानंद भारती केरल से ही एक शंकराचार्य थे। शंकराचार्य आप जानते होंगे कि हिंदू धर्म के अंदर एक बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती है, हर किसी को आसानी से मिलती नहीं है। हालांकि आध्यात्मिक और धार्मिक चीज़ों में भी मेरी बहुत रुचि है, पर वो अब चर्चा का विषय नहीं है। अपने पॉलिटिकल साइंस के अंदर चर्चा कर रहे हैं, तो शंकराचार्य कौन होता है, क्या होता है, कैसे बनते हैं, उसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो शंकराचार्य जी के मठ के पास खूब सारी संपत्ति थी और केरल की राज्य सरकार ने देखा कि क्यों ना ये संपत्ति, मठ की संपत्ति यूं ही पड़ी है, इसका राज्य के नियंत्रण में लेके विकास कार्यों में योगदान लिया जाए। तो इसलिए उन्होंने केशवानंद भारती जी के मठ की जमीन को
राज्य के नियंत्रण में ले लिया और इस तरीके के जो प्रावधान वहां के विधानमंडल ने किए उसको नवी अनुसूची में डाल दिया। और नवी अनुसूची में डालने के बाद आप जानते हैं उनका अपन न्यायिक पुनरावलोकन कर नहीं सकते। तो फिर केशवानंद भारती अपने विभिन्न वकीलों को लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। संपत्ति का अधिकार जो उस समय तक मूल अधिकार हुआ करता था, आज की स्थिति अलग है। आर्टिकल 31 के अंदर संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा और उसकी अभिरक्षा हमें दी जाए, इसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो उस समय की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ 13 जजों की पीठ बनाई जाती है, क्योंकि ये आवश्यक भी हो गया था। ऐसा नहीं था कि वो चाहकर इससे कम भी बना सकते थे, नहीं बना सकते थे। 13 जजों से कम की 12 की बना सकते थे, लेकिन 11 से कम की नहीं, क्योंकि इससे पूर्व गोलकनाथ मामले में अपन देखें तो 11 जजों की पीठ बनी थी, जिसके अंदर गोलकनाथ जी ने जो फैसला दिया था, तो उस फैसले को फिर से पलटने के लिए उससे एक बड़ी संवैधानिक पीठ की आवश्यकता थी। तो 13 जजों की पीठ या 12 जजों की पीठ बनाई जा सकती थी, क्योंकि सम संख्या में पीठ नहीं बनाई जाती, ताकि यदि बराबरी से पक्ष और विपक्ष में फैसला होगा तो कोई एक निर्णायक फैसला हो नहीं पाएगा। इसलिए विषम संख्या में जजों की ये संख्या रखते हुए 13 जजों की पीठ। और उस समय बड़े संयोग की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुल 13 जजेज ही थे, और वो सभी जजेज इस केशवानंद भारती केस की व्याख्या के लिए संवैधानिक पीठ के तहत बैठते। और उस समय उस 13 जजों की पीठ की अध्यक्षता उस समय की सीजेआई SM सीकरी करते हैं, सर्वमित्र सीकरी। हालांकि इसका पूर्ण नाम अपन कम ही सुनते हैं, सर्वमित्र सीकरी। और इन्होंने 7-6 से फैसला दिया, या एक तरीके से कहें तो 6-7 से फैसला दिया, क्योंकि केशवानंद भारती उनके पक्ष में 6 जजों ने फैसला दिया और विपक्ष में 7 जजों ने फैसला दिया था। और उसमें क्या फैसला दिया गया, अपन उसकी अब चर्चा करते हैं। तो इससे पूर्व के जो विभिन्न संविधान संशोधन अधिनियम इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था, जैसे अपन ने इससे पहले 24वां देखा, 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 25वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 25वें कॉन्स्टिट्यूशनल और 26वें। 25वें के अंदर जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और 26वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर प्रिवी पर्स जो राजाओं को दिए जाते थे उनको खत्म किया गया। तो ये तमाम प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने उचित माना, उनको कैंसिल नहीं किया, उनको निरसित नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया 7-6 से, यानी कि 7 जज ये निर्णय देते हैं। जो उनका निर्णय है वो अब ज्यादा, क्योंकि उनके पास संख्या बल ज्यादा है, तो उनका निर्णय प्रभावी होगा। हालांकि जो 6 जजेस जिनका निर्णय प्रभावित नहीं होता है वो भी अपना निर्णय देते हैं, लेकिन उनका निर्णय प्रभावी नहीं हुआ करता है। विपक्ष का निर्णय, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों निर्णय सुनाते हैं, लेकिन जो विपक्ष है या फिर ये जो 6 जजेस हैं, संख्या बल में कमी के कारण इनका जो जजमेंट है वो लागू नहीं हुआ करता है। तो इन 7 जजों ने ये निर्णय दिया कि संसद, इंपॉर्टेंट है, संसद संविधान के अंदर मूल अधिकारों सहित संशोधन कर सकती है। यानी कि गोलकनाथ वाद के फैसले को पलट दिया गया, संशोधन कर सकती है। ये फैसला दिया तो अब कार्यपालिका और संसद भी खुश हो गई कि भाई अपन ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए उनको शून्य नहीं किया गया या उनमें कोई कटौती नहीं की गई और अपनी बात को मान लिया गया और अब अपन कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ एक चीज जोड़ी कि संसद संविधान के अंदर, यानी कि मूल अधिकार हो या कोई भी संविधान के प्रावधान हो, उसके अंदर संशोधन कर सकती है। लेकिन, और इसी लेकिन से
फिर बेसिक स्ट्रक्चर का जो अपना आज का विषय है, जो अपना आज का मूल टॉपिक है, वो उपजता है। लेकिन वो मूल ढांचे के अंदर संशोधन नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर संशोधन नहीं कर सकती। क्या मतलब हुआ? संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है, यहां तक कि मूल अधिकारों के अंदर भी संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को प्रभावित करने वाले संशोधन नहीं किए जाएंगे। कार्यपालिका के लोग पहुंचते हैं कि भाई क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, मूल ढांचे को नहीं कर सकती? कि मूल ढांचा क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मूल ढांचा भी आगे समय पड़ने पे बताएंगे, अभी नहीं, बताते रहेंगे जजमेंट के साथ साथ कि ये मूल ढांचे में आता है। तो एक तरीके से मूल ढांचे को स्पष्टता परिभाषित नहीं किया, या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी गेंद को अपने पाले में रखा है। क्योंकि जब भी आगे ऐसी स्थिति या परिस्थितियां चेंज होगी, जब भी संसद कुछ ज्यादा करने की कोशिश करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट उसे मूल ढांचे का बिंदु बताकर निरस्त कर पाएगी। तो ये अभी भी मूल ढांचे के अंदर क्या आता है, ये आज भी सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है और उसे परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में थोड़ा कार्यपालिका या न्यायपालिका, अपने कार्यपालिका या संसद पर कुछ हद तक हावी है। क्योंकि जब तक मूल ढांचा स्पष्ट परिभाषित नहीं है, तब तक वो अपनी मनगढ़ंत और मनचाही परिभाषा दे सकता है, और उसके अंदर जो आवश्यकता अनुसार या स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार उन्हें लगेंगे, उन विषयों को मूल ढांचे के अंदर भी सम्मिलित कर सकता है। अब अपन देखते हैं कि मूल ढांचे की परिभाषा या फिर मूल ढांचे के अंदर किन बिंदुओं को शामिल किया गया, कुछ तो कहा होगा। तो इसी वाद के दौरान केशवानंद भारती के अंदर कुछ ऐसे बिंदु बताए कि ये तमाम बिंदु मूल ढांचे के अंदर आते हैं। हालांकि मूल ढांचा परिभाषित नहीं किया, उसकी कोई परिभाषा नहीं दी, लेकिन कुछ 5-7 बिंदु ऐसे बता दिए कि इन बिंदुओं में आप चेंज नहीं कर सकते। और आगे समय पड़ने पे विभिन्न वादों के द्वारा हम ये चीजें स्पष्ट करते रहेंगे कि मूल ढांचा क्या होता है। और उसके बाद विभिन्न केसेज के अंदर, चाहे मिनरवा मिल्स का हो, चाहे उसके बाद भीम सिंह केस हो, या फिर इंदिरा साहनी वाद हो, कोहिलो वाद हो, आज तक के तमाम जो वाद उसके बाद चलते रहे, उसके अंदर मूल ढांचे के जो भी तत्व होते हैं उनको और संविधान या अपन कहें न्यायपालिका के द्वारा स्पष्ट किया जाता रहा है। तो फिर इसके बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर की अंदर जो तत्व है उनकी अपन चर्चा करते हैं। मूल ढांचा आखिरकार क्या है? जब इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट नहीं किया है, एक मिनट, हेलो, तो मूल ढांचे की स्पष्ट परिभाषा अपन देखें तो नहीं है, स्पष्ट परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। तो अब जब हमें मूल ढांचे के बारे में पूछा जाए एग्जाम के अंदर, तो अपना को उसके अंदर क्या बताना होगा, अपन उसकी चर्चा करते हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं कि केशवानंद भारती केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम मूल ढांचे की अवधारणा का विकास किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे परिभाषित नहीं किया, लेकिन इसके कुछ तत्व बताए जिसके तहत यह कहा गया कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो मूल ढांचे के बिंदुओं के दौरान जो केशवानंद भारती केस है उसमें कुछ बिंदु बताए गए। केशवानंद भारती वाद, इसके अंदर सबसे पहले तो ये चीज बताई गई कि संविधान सर्वोच्च है, संविधान की सर्वोच्चता। कोई भी संस्था, यहां तक कि न्यायपालिका खुद को भी, कार्यपालिका या विधायिका, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही कार्य करेगी, उसको सर्वोच्च मानते हुए कार्य करेगी। इसलिए संविधान की सर्वोच्चता के साथ कोई खिलवाड़ करने वाले कानून का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। तो ये मूल ढांचे का एक बिंदु। दूसरा, जो तीनों अंग है अपने न्यायपालिका, एक तरीके से लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में शक्तियों का बंटवारा,
शब्दों का ध्यान रखें, शक्तियों का पृथक्करण नहीं, शक्तियों का बंटवारा। तीसरा, धर्मनिरपेक्षता। ऐसे कोई प्रावधान नहीं करेगी जिससे देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर कोई अड़चन लगे। चौथा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो ये बिंदु इसके अंदर मुख्य मुख्य सुझाए गए। साथ ही देखें तो संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, संघात्मक व्यवस्था। ऐसा नहीं कि केंद्र और राज्यों के संबंध ही खराब हो जाएं, इस तरीके के अधिनियम नहीं बनाए जाएंगे। तो ये तमाम चीजों को प्रभावित करने वाले बिंदु मूल ढांचे के अंतर्गत आएंगे, और मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना संसद कोई भी संविधान संशोधन कर सकती है। तो इस तरीके से अपन देखें कि इस बेसिक स्ट्रक्चर के परिकल्पना से इन तीनों अंगों के बीच, विशेषकर न्यायपालिका और संसद के बीच जो टकराव है उसको समन्वयित करने का प्रयास किया गया। और इसके बाद के अलग अलग वादों के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करता गया कि मूल ढांचे के अंदर और कौन से विषय आते हैं। तो इसके बाद अपन एक दो और बात देख लेते हैं। हालांकि ज्यादातर में ये चीजें घूम फिर के वही सेम आती है। फिर से सुप्रीम कोर्ट, जैसे बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो वाद आता है, इंदिरा साहनी वाद आता है, तो उनमें भी धर्मनिरपेक्षता और इन विधि के शासन, कानून की व्यवस्था, न्यायिक सक्रियता जैसी चीजों को बार बार रिपीट करते हुए कहता है कि ये मूल ढांचे के विषय है, मूल ढांचे के बिंदु है। तो इससे कुछ बाद, एक तो अपन 1975 का जो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस था, उसके अंदर कुछ दो तीन नई चीजें बताई, उनको देख लेते हैं। और फिर मिनर्वा मिल्स केस के अंदर भी कुछ चीजें बताई गई है, तो उनको देख के अपन क्लास को समरअप करते हैं। अभी सर का बीच में इसी को लेकर कॉल हुआ था कि और कितनी देर तक क्लास चलने वाली है, तो अपन इसको अब थोड़ा समराइज करते हैं। केशवानंद भारती के अंदर हो गई। अपन अगले बिंदु, चूंकि अपन मूल ढांचे के अंदर कौन कौन से विषय आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, और वो विषय कौन निर्धारित कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। फिर इंदिरा गांधी, बनाम राजनारायण। ये इंदिरा गांधी जी के सामने चुनाव में लड़ा था, बंदा बड़ा दमदार था। 1975 का केस, 1975। इसके अंदर क्या हुआ कि ये बहुत ही चिर परिचित केस है, जिसने आपातकाल की विभिन्न परिस्थितियां तैयार की थी। और यही वो केस था जिसने देश के सर्वोच्च पदाधिकारी, एक तरीके से हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री को न्यायपालिका के समक्ष कटघरे में खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया था। तो उस केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे तत्व बताए थे जो मूल ढांचे के विषय थे, जैसे कि कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इंदिरा गांधी ने कानून के शासन की बजाय लोगों के शासन की बात कर दी थी। वो अपने अनुरूप शासन को मरोड़ने का प्रयास कर रहे थे, लोगों का शासन नहीं। इससे पहले अपन देखें तो एक 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। इसके अंदर इंदिरा गांधी जी ने और संसद में यह प्रावधान कर दिया गया कि लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री, इनके चुनाव का कोई यदि प्रश्न खड़ा होता है तो वो किसी भी न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका के किसी भी स्तर के समक्ष नहीं ले जाया जा सकेगा, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकेगी। इस तरीके का प्रावधान कर दिया कि न्यायिक समीक्षा, अपन इंग्लिश में लिख देते हैं, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गजब हो गई, ये हो गया शक्तियों का पृथक्करण।
जब हम न्यायिक समीक्षा ही नहीं कर सकते और इस तरीके के किसी चुनाव, राजनारायण जी जो इंदिरा गांधी के चुनाव को लेके पहुंचते हैं, तो इसी को रोकने के लिए और आपातकाल न लगाने पड़े ऐसी स्थितियों के लिए तो उन्होंने वो ये प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया है कि चुनाव को न्यायिक पालिका के कटघरे में खड़ा ना किया जा सके। इसको कैंसल आउट किया फिर सुप्रीम कोर्ट ने और ये बताया कि कानून का शासन मूल ढांचे का एक बिंदु है, साथ ही साथ न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते कि जिससे सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। न्यायिक समीक्षा ये की जा सकेगी। तो इन प्रावधानों की बात इस इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद में की गई और इसके अंदर जन कल्याणकारी राज्य, फिर अपन मिनर्वा मिल्स वाद के अंदर देखें तो वहां पर एक बड़ी चीज जो मूल ढांचे के अंदर रखी गई थी उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इस वाद के तहत फिर से जो अपन देखते हैं, जो केशवानंद भारती का केस हुआ था, उसके बाद 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके द्वारा संविधान के विभिन्न प्रावधान अलग अलग जो कर दिए गए थे और उसके अंदर फिर वो केशवानंद भारती केस को थोड़ा दबाने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो प्रावधान किए गए थे, तो उनकी वापस काउंटर में मिनर्वा मिल्स का जो केस आता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट कर देता है कि जो फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी जिनको लेके हमेशा टकराव होता है, इन्हें टकराव का विषय न समझा जाए, बल्कि ये एक ही रथ के दो पहिए हैं और ये दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये दोनों ही किसी भी राज्य की उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए आवश्यक है। फंडामेंटल राइट भी जरूरी है और डीपीएसपी भी सरकार के लिए उतना ही जरूरी है। इसलिए इन्हें आपस में टकराव का विषय न समझते हुए सरकार कार्य करे और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का समन्वय, इसको इन्होंने मूल ढांचे के अंदर बता दिया गया। फिर तो ये बड़े बड़े वो बिंदु हो गए जो मूल ढांचे के भीतर आते हैं। और इंदिरा साहनीवाद, एक इंदिरा साहनीवाद का भी अपन देख लेते हैं। इंदिरा साहनीवाद 1992 और ये मिनर्वा मिल्स 1980 का, राजनारायण 1975 का। इंदिरा साहनीवाद के अंदर इन्होंने कह दिया कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए जो आरक्षण के प्रावधान है वो भी किए जा सकते हैं। तो इसको भी मूल ढांचे के अंदर ऐड कर दिया गया। तो इस तरीके से अपन ने बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से उसका महत्व प्रदान करने वाली, उसका आधार रखने वाला केशवानंद भारती केस की चर्चा की और मूल ढांचे के अंदर कौन कौन से बिंदु आते हैं अपन ने उसकी चर्चा की। हालांकि एक बिंदु अपन और देख लेते हैं और फिर इसको चीज को समराइज करते हैं। केशवानंद भारती केस, इसके अंदर एक पॉइंट यह भी है कि जिस दिन ये एसएम सीकरी 24 अप्रैल को फैसला सुनाते हैं और अगले ही दिन 25 अप्रैल को उनका रिटायरमेंट होता है। यानी कि हर कोई जजेज, हालांकि ये आज भी स्थितियां परिस्थितियां जज के केस में नहीं, हर कोई, अपन क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में भी 20वें ओवर में हर कोई बहुत शानदार रन बनाने का प्रयास करता है, तो अंत भला तो सब भला वाली स्थितियों को देखते हुए एसएम सीकरी अपने लास्ट दिन पे एक शानदार मस्ट स्ट्रोक मारना चाह रहे थे और उन्होंने इतना बढ़िया सा किया कि हम एसएम सीकरी या सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल गिने चुने चीफ जजेस को अपन याद रख पाते हैं। नॉर्मली इतने आज 50 से ज्यादा चीफ जस्टिस बन चुके हैं और अपने यदि जहन में बात करें तो 2-4 चीफ जस्टिस से ज्यादा लोगों के नाम अपने को याद नहीं होते। तो इसका कारण क्या है? एक तो हमारे सिलेबस में कम है, दूसरा कि अपने इतने वो काम की चीजें रही नहीं। जब केशवानंद भारती जैसे वाद आते हैं और वहां एसएम सीकरी का नाम आता है तो अपने को ये बड़ा याद रह जाता है। तो इन्होंने वो बहुत शानदार वाला काम करके दिखा दिया था। 25 अप्रैल को इनका रिटायरमेंट हो जाता है। फिर उस समय इंदिरा गांधी जी इस केशवानंद भारती केस को लेकर बड़े गुस्से में थी। मूल ढांचे जैसी नई नई परिकल्पनाएं दी है, यानी कि कहीं न कहीं तो संसद को एक तरीके से रोकने का ही प्रयास किया गया है।
तो इस SM सीकरी के बाद इन्होंने न्यायपालिका के अंदर कुछ उथल पुथल के प्रयास किए। जैसे उस समय इनके बाद जो चीफ जजेस थे, ये 7-6 से जो फैसला हुआ, इन 7 में SM सीकरी के साथ साथ सैलेट, ग्रोवर और हेगड़े, ये 3 वरिष्ठतम जज थे। क्योंकि इससे पूर्व भी ये एक परंपरा सी बन चुकी थी कि जो वरिष्ठ जज होता है उसी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाता है। हालांकि एक बार नेहरू जी ने भी बीच में प्रयास किया था इस वरिष्ठता को तोड़ने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस समय के जजों ने बहुत ही शानदार उदाहरण पेश करते हुए, अपन बात करें तो जो पहले हीरालाल जी कहानियां थे CJI, उसके बाद पतंजलि शास्त्री जो CJI बनी, नेहरू जी उनको नहीं बनाना चाहते थे। नेहरू जी BK मुखर्जी को चौथे जो चीफ जस्टिस बाद में बने उनको बनाना चाहते थे। लेकिन जब वरिष्ठता का उन्होंने उल्लंघन करने का प्रयास किया तो जो तमाम वरिष्ठ जज थे उस समय के सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया नेहरू जी को। तो फिर नेहरू जी को देखा बात बनने वाली नहीं है और वरिष्ठता का वहां से फिर एक परंपरा सी विकसित हो गई। तो इस वरिष्ठता को दोबारा तोड़ने का प्रयास किया इंदिरा गांधी ने, और इन तीनों जजों को नजरअंदाज करते हुए, और जो 6 के अंदर सबसे सीनियर मोस्ट जज थे AN रे, इन AN रे को CJI बना दिया। तो इन तीनों सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पद से इस्तीफा दे दिया। और ये एक तरीके से एक न्यायपालिका के अंदर ऐसा उल्लंघन सा और उत्संकलन की स्थिति पैदा हुई कि जो सरकार के पक्ष में निर्णय देगा, जो सरकार के पक्ष में और हाँ में हाँ मिलाएगा, उसको CJI के लिए प्रमोट किया जाएगा। ये बिल्कुल अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ और इन 3 जजों ने इस्तीफा भी दिया। और AN रे ने इसके बाद, हालांकि ये बात अपन इसकी चर्चा कम ही सुनते हैं कि केशवानंद भारती केस जो इतना आधारभूत केस है और मास्टर स्ट्रोक केस है, इसको बदलने के लिए भी AN रे ने प्रयास किया था 1975 के अंदर। इसके अंदर थोड़ा एड ऑन कर देते हैं। 1975 के अंदर जब AN रे चीफ जस्टिस थे, आपातकाल के दौरान खूब मिसयूज हुआ, लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ, लेकिन AN रे चूंकि इंदिरा गांधी के सहयोग से ही वो चीफ जस्टिस बने हैं तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। तो उन्होंने केशवानंद भारती केस को वापस पलटने के लिए 1975 में 10 नवंबर को बेंच बैठाई, वही वापस 13 जजों की, क्योंकि कम से कम वो तो होने ही चाहिए और उतने ही थे सुप्रीम कोर्ट में उस समय। तो सारे जज फिर से बैठे और अंदर ही अंदर ये बातें होने लगी कि केशवानंद भारती केस को पलट दिया जाएगा और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो अवधारणा विकसित की गई है इसको खत्म कर दिया जाएगा और संसद को असीमित शक्ति दे दी जाएगी। लेकिन हमें दाद देना होगी नानी पालकीवाला की। नानी पालकीवाला जो कि इस केशवानंद भारती केस के ही एक बड़े वकील थे, वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में और इतने शानदार तर्क तथ्यों के साथ रखते हैं कि इन तमाम AN रे और इनकी पूरी टीम को हार माननी पड़ती। उन्हें भी ये फील होता है कहीं न कहीं कि हम इतने भी चाटुकार नहीं हो सकते, इतने भी सरकार के साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाए कि न्यायपालिका के अस्तित्व पे संकट आने लगे और न्यायपालिका की नैतिकता से समझौता करना पड़े। तो उन्होंने भी कहीं न कहीं अंदर झांकते हुए और अंतरात्मा से सोचा कि ये चीज़ें तो सही नहीं है और फिर इसको 10 नवंबर को जो पीठ बनी थी 11 नवंबर अगले ही दिन कैंसल आउट कर दिया कि चलो भाई नहीं करेंगे केशवानंद भारती मामले को, उसके ऊपर फिर से रिव्यू नहीं करेंगे। नानी पालकीवाला उनका पहला तो तर्क यही था कि जब किसी ने रिव्यू पिटीशन डाली ही नहीं है तो फिर आप इस वाद का रिव्यू क्यों कर रहे हैं। बिना रिव्यू पिटीशन के बाद ये तो एक तरीके से आप पूरी तरीके से सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं और न्यायपालिका जो कार्यपालिका से पूर्ण पृथक एक सरकारी अंग है। तो नानी पालकीवाला का नाम भी वकीलों के अंदर एक सर्वश्रेष्ठ नाम है, जिन्होंने केशवानंद भारती केस को पहले तो इसको बनाने में और फिर उसकी रक्षा के अंदर अपना बहुमूल्य योगदान दिया। तो इस तरीके से आज अपन ने केशवानंद भारती केस, उससे पूर्व पहले संविधान संशोधन से होते हुए शंकरी प्रसाद, बेला बनर्जीवाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथवाद 1966 और केशवानंद भारतीवाद, 42वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी और राजनारायणवाद
फिर मिनर्वा मिल्स स्वाद तक इनकी अपन ने चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया और आप तक ये चीज़ें और अच्छे से पहुंच चुकी होगी। इसी के साथ अपन आज की क्लास को विराम देते हैं। जुड़े रहिए पॉलिटिकल साइंस के और ही ऐसे रोचक चर्चा के लिए और उन आरएस मेंस के सिलेबस के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।